So, hello students. Hello. Good morning. I am Nitesh Ranjan, and I am going to present before you the subject of physics, the most easiest subject one could ever have. So, हम लोग इस सब्जेक्ट में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन का पार्ट. So, before this, you would have completed motion in 2 dimension, right? With projectile motion, kinematics, and everything. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे उस पार्ट को जो कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है. बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे. वी आर स्टार्टिंग दिस सेशन. देखो यहाँ पर ये आप लोगों के सामने एक रोलर कोस्टर राइड है जिसपे किसी भी अगर पर्सन को बैठाया जाए तो वो गिरता नहीं है. उसके पीछे कुछ तो रीजन है, और वो रीजन क्या है? हम लोगों का ऐसा क्या कंडीशन है जिसमें कि सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने ही पोजीशन पे रहते हैं. लास्ट बेंच में हमेशा ही अब्दुल कलाम भी बोल के गए हैं कि लास्ट बेंच के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लास के क्या होते हैं? सबसे इनोवेटिव ब्रेन. वो चाहें तो 2D को 1D बना दें और 1D को 4D बना दें, और वैसे इंसानों का हमेशा कद्र किया जाता है. तो आप लोग शांति बनाए रखो. हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. अभी डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से यदि ना आए, यदि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन इससे क्वेश्चन एक आएगा फॉर श्योर. कहां से आएगा फिर? तो इससे कंबाइन कर दिया जाएगा दूसरे चैप्टर्स को, लाइक लॉज ऑफ मोशन, लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन में आप रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़े होंगे. रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर हम लोग यहाँ पे मतलब उसको कवर अप करेंगे. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला जो पार्ट है वो हम लोगों का सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है. तो ये सारी चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे. सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में देखेंगे. लेकिन उससे पहले अब आप इस चीज को देखो, ऐसे किसी भी झूलों पे जब हम लोग चढ़ते हैं हम लोग गिरते क्यों नहीं? इसका रीजन ये है कि हम लोग अपने अपने पोजीशन पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं. क्या मेंटेन करते हैं? इक्विलिब्रियम. और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कैसे होता है? क्या भगवान आके बोलते हैं कि तथास्तु? कुछ तो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एग्जिस्ट करता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो उस वजह से हम लोग यहाँ पर नहीं गिर रहे होते हैं. इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग. आओ हम लोग देखें कि इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं. देखो, सर्कुलर मोशन में कुछ एक बेसिक पैरामीटर्स है जिसको हम लोगों को पढ़ना है. बेसिक पैरामीटर्स में क्या क्या है आप लोग ऑलरेडी जान रहे हो. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. कोई दिक्कत इसमें बताओ? नहीं है. वेलोसिटी में तुम लोग दो क्वांटिटी को जानते हो, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी. इज दिस क्लियर? तो इन सारे चीजों के बारे में जो जो वहां पे डिस्कशन किए थे वो अब बदल के एंगुलर टर्म में आ जाएगा. किस में आ जाएगा? अब एंगुलर टर्म्स में आ जाएगा. और टाइम क्या एंगुलर टर्म्स में बदल जाएगा? टाइम कभी एंगुलर टर्म में बदलेगा क्या? नहीं. इसको मैं समझाता हूं कैसे. देखो, ये पंखा है. हम लोग दो तरीके से चल सकते हैं. एक तो सीधा चल जाए, कोई दिक्कत इसमें. लेकिन टाइम तो भाई 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड ही बढ़ेगा. और अगर हम लोग इस पे बैठ जाएं कोने पे, और ये मान लो झूला है, क्या है ये, और हम लोग इस पे बैठ जाओ, ये सर्कुलर मोशन हम लोगों को कराने लगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि टाइम जो है वो बदल के 2 सेकेंड, फिर जंप मार के 8 सेकेंड, फिर जंप मार के 14 सेकेंड, ऐसा होगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा. टाइम अपने ही चाल से चलता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है टाइम. तो टाइम विल बी रनिंग बाय इटसेल्फ, इट्स इन ऑन वे. हमारे पास है सर्कुलर मोशन जिसमें हम लोग बेसिक पैरामीटर को पढ़ेंगे. बेसिक पैरामीटर क्या है वो देखो. डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ है वो अब हो जाएगा थीटा. क्या हो जाएगा बेटा? थीटा. जो हम लोगों का वेलोसिटी था वो क्या हो जाएगा बताओ? ओमेगा. ओमेगा दो टर्म में आएगा, एक इनिशियल और एक फाइनल. इनिशियल को हम लोग ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनल को हम लोग ओमेगा से ही रिप्रेजेंट करेंगे. कोई समस्या इसमें नहीं है. फिर हम लोगों को आएगा ए, एक्सेलरेशन,
जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, अल्फा से। और टाइम तो भाई टी पहले भी था और टी अभी भी एज इट इज रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई, आ गई सभी को समझ में। ये हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक पैरामीटर्स के बारे में, और इसका रिलेशन लीनियर क्वांटिटीज के साथ क्या है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे क्या बेटा, पढ़े थे। तुम एक्सियल वेक्टर जानते हो क्या, एक्सियल वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, नहीं पढ़े हो अभी उसके बारे में। चलो एक्सियल वेक्टर सारे के सारे यहां पे हम लोग पढ़ेंगे। अब आता है टर्निंग ऑन रोड्स। कुछ इस तरीके का अगर हम लोगों के पास कंडीशन है कि मैं किसी गाड़ी को लेकर इस तरीके से मूव कर रहा हूं और ये रोड जो है वो सर्कुलर है, कैसा है वो, सर्कुलर। हम लोग अगर गाड़ी को थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं तो हमें ऐसा लगता है, वी फील लाइक कि हम लोगों का जो गाड़ी है वो कहीं डिसबैलेंस होकर कहीं और जगह पर ना गिर जाए। ऐसा एहसास होता है या नहीं, बताओ बेटा। तो ये जो कंडीशन है वो हम लोगों का टर्निंग ऑन रोड्स में आता है, जिसको कि बैलेंस करता है कौन, सर्कुलर मोशन का ही एक पैरामीटर है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई दिक्कत आप लोगों को, इस चीज के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें। और सबसे शानदार टॉपिक है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का आधा पार्ट अभी और आधा पार्ट वर्क एनर्जी एंड पावर में आप लोग कवर करते हो। मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसमें ही कवर करा दूं अगर आप लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन में। यहां आ जाओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये जो पार्ट देख रहे हो ये एंगल, इसको ही हम लोग बोल रहे हैं क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये एंगल के बारे में डिस्कशन कभी हुआ है क्या, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में फंडामेंटल क्वांटिटीज होते थे और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होते थे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन से थे बताओ, कौन कौन सा, हाँ रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन किसका यूनिट था बताओ, प्लेन एंगल का। किसका था, प्लेन एंगल का। ये हमारा प्लेन एंगल है, ये क्या है हमारा, और इसी को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहां पे ये ऑब्जेक्ट अगर कहीं यहां था, यहां से मूव करके यहां आ गया, तो ये यहां से यहां जो आ रहा है इसको हम लोग कह रहे हैं क्या, आर्क लेंथ। इसको क्या कहते हैं बेटा, आर्क लेंथ। और यहां से लेकर यहां तक का जो क्वांटिटी है, ये जो डिस्टेंस देख रहे हो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। पॉइंट ये है कि ये जो थीटा है वो थीटा कैसे लिखा जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। एस अपॉन आर, व्हाट इज एस, आर्क लेंथ को ही भाई हम लोग एस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम लोग, इसको ही एस कह रहे हैं। एस मतलब लिनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये, लिनियर डिस्प्लेसमेंट। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, इफ वी आर गोइंग टू समवेयर ऑन द फाइनल पॉइंट, so it will be considered as the arc length as well as the linear displacement. And meanwhile from somewhere, if some person is standing and he is watching, अगर वो इंसान वॉच कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो वो पा ये रहा है कि ये इंसान कहीं यहां से यहां मूव कर गया, तो ये जो थीटा बना इसको ही हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये बात को थोड़ा सा और फील दिलाता हूं मैं। देखो मैं अगर सामने में खड़ा हूं और सामने से गाड़ी मूव की, मैं अपने आंखों को कैसे मूव कराता हूं, देखो मैं गाड़ी को देखा सामने है, मूव किया, मैं इस तरफ देखा, ये जो मैं मेरी जो आंखें मूव की इसको ही हम लोग कह रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं हम लोग इसको, हम लोग किसी दूरी से वॉच करते हैं ना उस चीज को, बोलो हाँ या ना। तो ये जो पॉइंट होता है ना जहां से हम लोग वॉच कर रहे हैं, इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं, ये वाले एक्सिस को, इस वाले एक्सिस को, ये एक्सिस ऐसा है बाहर की तरफ, समझ में आ रही है ये बात, ये एक्सिस ऐसा है और इसको ही हम लोग कहते हैं क्या बताओ, रिफरेंस एक्सिस। क्या कहते हैं इसको बेटा, रिफरेंस एक्सिस। इसका कोई डायरेक्शन होता है क्या सर, इसका कोई डायरेक्शन होता है क्या, तो मैं बोलूंगा कि हाँ होता है। ये जहां से जहां मूव किया,
अपने हाथ को पहले वाले इनिशियल पॉइंट पे रखो, इसको मूव कराओ, जो तुम्हारा थंब का डायरेक्शन है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है ये चीज? सो ये चीज तुम कहां करते थे बताओ? क्रॉस प्रोडक्ट में। कहां करते थे? क्रॉस प्रोडक्ट में। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो हम लोग यहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट के जैसा ही बात कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत इसमें? तो ये हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखें? तो देखो, मैं लिख सकता हूं एस वेक्टर इज इक्वल टू आर थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। थीटा वेक्टर ऊपर की तरफ, आर वेक्टर नीचे की तरफ, ऐसे मूव किए तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया। बोलो बात समझ में आ गई? फिर से देखो, थीटा हमारा डायरेक्शन कहाँ निकाला था मैं? इस तरफ। आर मेरा इस तरफ। इस साइड से इधर जैसे ही अपने हाथ को मूव करोगे तो तुम्हारा थंब किस तरफ जा रहा है बेटा? ऊपर की तरफ। बोलो हाँ या ना? तो दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया ये चीज? सो दिस इज द लिनियर डिस्प्लेसमेंट, एंड लिनियर डिस्प्लेसमेंट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थीटा वेक्टर एंड आर वेक्टर। थीटा वेक्टर इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और जब जब आप लोगों को एंगुलर टर्म आ जाए, जब जब आप लोगों को एंगुलर टर्म आ जाए, मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is a axial vector, is an axial vector। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत है इसमें? जो हम लोगों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है बेटा? एक्सियल वेक्टर है। और एक्सियल वेक्टर जो है वो किस प्रकार का वेक्टर होता है? जो एक्सिस के अलोंग एक्ट करे। किसके अलोंग एक्ट करे? एक्सिस के अलोंग। देखो यहाँ पे ये एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो इसको हम लोग एक्सियल वेक्टर कहते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। लिखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जरा। इट्स ऐसा यूनिट इज रेडियन। इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन। और ये जो मैं स्टेटमेंट लिखा हूं, ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल।
लिख लिए इस चीज को। लिख लिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? देखो, टाइम पीरियड रिफर्स टू टाइम इट टेक्स फॉर एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल टू कंप्लीट वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको ही हम लोग कहते हैं क्या? टाइम पीरियड। बोलो ये बात समझ में आ गई? मैं बोलूंगा कि वॉच है। क्या है बेटा? वॉच। ये वॉच में मैं घड़ी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें तीन तीन आर्म्स होते हैं। 3 आर्म्स आर देयर इन द वॉच। बोलो ये बात समझ में आ रही है? बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर मेरे पास तो कोई आर्म्स ही नहीं है। देख लो, स्मार्ट वॉच पहने हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं उस वाले घड़ी का जिसमें कि आर्म्स हुआ करते थे। ये हम लोगों का एक ये हम लोगों का एक आर्म है, ये उससे छोटा और ये थोड़ा और छोटा। तो बात आप समझ रहे होगे किसके किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये किसका आर्म है बताओ? सेकंड। दिस वन इज ऑफ, दिस वन इज ऑफ। समझ में आ गया ये चीज? मैं अगर, हाँ वेरी गुड। अब आ जाओ यहाँ पे। टाइम पीरियड जो है वो, अगर मैं पूछ रहा हूं सेकंड के आर्म का, किसका बात कर रहा हूं मैं, तो बताओ कितना टाइम बोलोगे? वेरी गुड, समझ में आया ये चीज? वेरी गुड। मैं बोलूंगा अगर मिनट के आर्म के बारे में बताओ, उसका टाइम कितना बोलोगे? कितना बोलोगे? 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। बोलो हाँ या ना। बिकॉज ऐसा यूनिट इज सेकेंड, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज। तो आप लोग सारा बात किसमें करोगे? ये बात समझ में आती है क्या? मैं अब आप लोगों से बोल रहा हूं ये कि सेकेंड वाले का टाइम बताओ कितना बोलोगे? इसका टाइम बताओ तो कितना बोलोगे बताओ? 60 सेकेंड। फिर तुम्हें अगर मैं बोलूं कि मिनट वाले का बताओ कितना बोलोगे? t इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड। बोलो कोई दिक्कत इसमें? इतने सेकेंड हो गए इसमें। अच्छा, और एक बच गया बेचारा, इसका टाइम कितना बोलोगे? बोलो बोलो। 24 बोलने वाले बालक कौन कौन है? हाथ उठाइए जरा। कोई बात नहीं है, गर्व से कहो हम ही हैं। बोलो ऐसा। देखो, मैं आप लोगों से ये चीज पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बात बता दो कि कभी देखे हो कि घंटे का जो सुई है वो 24 घंटे के बाद अपने पोजीशन पे आता हो? देखे हो क्या ऐसा? कितने घंटे बाद आता है? हाँ, समझ में आ गया ये चीज? तो इस कंफ्यूजन से बाहर निकल जाओ। यहां पे क्या लिखोगे तुम? 12 इंटू 60 इंटू, ये बात समझ में आ गई? तो हम लोग टाइम को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं ये समझ रहे हो बात आप? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो कंप्लीट किया जा रहा है किसी के द्वारा, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मैं अर्थ के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं, तो तुम कितना बोलोगे?
अर्थ अपना एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने देर में कंप्लीट करता है? पहले जो बोले थे बोल दो। हाँ, समझ में आ गया ये चीज? अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड कितने देर में अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है? तो अब आप लिखोगे 24 इंटू 60 इंटू 60। क्लियर? कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि टाइम पीरियड कहने के लिए एक छोटा सा टर्म है, बट इसमें अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कि मैं वैल्यू कितना लिखूंगा, किस चीज के लिए क्या टाइम लिखा जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गई ये चीज? अगर ये समझ में आ गई तो अब आप लोग इस चीज को लिख सकते हो एंड आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लो। चलो आगे बढ़े हम लोग। नाउ कमिंग टू द पार्ट फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी आ गया, अब तुम्हें टाइम पीरियड निकालने आ गया। तो मैं अब बोलूंगा ये कि फ्रीक्वेंसी रिफर्स टू द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल अंडरगोज within a given unit of time, within a given unit of time। ये जो तुम देख रहे हो बेटा ये एफ कभी कभी न्यू के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट होता है तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स में, और इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लीनियर फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट होता है हर्ज। हर्स। कौन है हर्स? ये बात समझ में आ गई? तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? ये फ्रीक्वेंसी क्या है? लीनियर फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? लीनियर फ्रीक्वेंसी। और इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ज। इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ज एंड एब्रेविएटेड इन दिस वे। एब्रेविएटेड इन दिस वे। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि तुम्हें टाइम पीरियड क्योंकि निकालने आ गया, मैं अगर तुम्हें बोलूं कि फाइंड आउट द लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड आर्म ऑफ एन वॉच, तो आप लोग निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो क्या? अगर मैं फिर से सवाल सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि फाइंड द लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ
सेकेंड आर्म ऑफ ए वॉच, तो आप लोग निकाल सकते हो। टाइम आप लोग को निकालने आ चुका है और फ्रीक्वेंसी आप लोग को निकालने के लिए करना क्या है, 1/that वैल्यू। बोलो कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गई ये चीज? तो अगर आप लोग को फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया है तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी, राइट डाउन अबाउट इट। लिख चुके सभी लोग? लिख लिए हो? नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी। देखो एंगुलर वेलोसिटी जो पार्ट है, एंगुलर वेलोसिटी को ही हम लोग एक और टर्म से जानते हैं जिसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहां पे मैं बोलूं, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो तुम अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकाल लो, उसी वैल्यू को तुम यूज कर सकते हो एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में, या फिर अगर एंगुलर वेलोसिटी निकाल लो तो तुम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी उसको। यहां देखो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी वाला जो पार्ट है इसको ही हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, एंड बोथ विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, बोथ विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। कोई दिक्कत इसमें? एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। क्लियर? तो आप लोगों को ऑलरेडी पता था कि एंगुलर, आप लोगों को ये याद है जब आप लोगों को लिनियर डिस्प्लेसमेंट था, मुझे वेलोसिटी निकालना था तो मैं कैसे निकालता था, ds अपॉन dt। लाइकवाइज यहां हम लोगों को थीटा है, लिनियर डिस्प्लेसमेंट यहां क्या है बेटा, थीटा। तो मुझे अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, डी थीटा बाई डी टी। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? तो मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। एंड फॉर कांस्टेंट ओमेगा, ये दिमाग में रखना, ये अगर ओमेगा कांस्टेंट हुआ, अगर ओमेगा क्या हुआ, कांस्टेंट, अगर वेरिएबल हुआ तब ये कंडीशन नहीं है, ये अगर कांस्टेंट होता है तब
हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। क्लियर? और 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी। इसको आप लिख सकते हो 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी। इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लो। लिख लिए इस चीज को। ये भूचाल कौन लेके आया भाई? यहां देखो, हम लोगों के सामने क्या है? थीटा इज इक्वल टू 3t²। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। बना सकते हो इसको? फाइंड एंगुलर वेलोसिटी पता करो, बताओ क्या होगा? 6t। वेरी गुड। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी and is equals to 3 into 2t, which means it is 6t रेडियन पर सेकेंड। 1 सेकेंड पीछे हम लोग डिस्कशन किए हैं क्या ऐसा यूनिट का? हाँ ठीक है। इज दिस क्लियर? चलो अब हम लोग आगे बढ़ें। हाँ, अब पता करो इस क्वेश्चन का, बताओ कि क्या आंसर होगा। ऑल राइट। इसीलिए मैं सोचा कि इतने डरावने तरीके से क्यों देख रहे हो बेटा तुम लोग। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड, बताओ इसका क्या होगा आंसर? सिक्स। कोई दिक्कत इसमें? मैं अब आगे बढ़ूं या आप लोग सारे लोग बनाते चलोगे? इसमें कोई दिक्कत इसमें? चलो, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, वाह,
मिनट हैंड। बना सकते हो इस चीज को, पाई बाई 2 पाई बाई 3600। इस तरीके से एक और क्वेश्चन आ जाएगा आपको आवर हैंड का। आवर हैंड का भी आप लोग जानते हो, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 12 इंटू 60 इंटू 60। कोई दिक्कत इसमें? बोलो ये बात समझ में आ गई? नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स विच इज रोटेशन पर मिनट। रोटेशन पर मिनट को आप आरपीएस मतलब रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हो? तो बताओ, एक रिवॉल्यूशन अगर हम लोग कंप्लीट किए तो कितना रेडियन कंप्लीट किए बताओ? यहाँ पे कितना रेडियन कंप्लीट किए हम लोग? थीटा विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। कितना होगा बेटा? 360, मतलब ये कितना हुआ? 2 पाई। कितना हो गया ये? 2 पाई। तो मैं बोला कि वन रोटेशन 2 पाई रेडियन में कन्वर्ट करता है, तो एक रेडियन के लिए वन रोटेशन बाई 2 पाई हो सकता है। ये ये एक मेथड है, इस मेथड को हम लोग फॉलो कर सकते हैं अपने लिए। अब देखो कैसे फॉलो करेंगे। 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब ये होगा क्या? 20 को एक रिवॉल्यूशन को पहले तो तुम रेडियन में कन्वर्ट करो। इसमें कन्वर्ट करो, रेडियन में कैसे करोगे? 2 पाई। क्या करोगे तुम? 2 पाई डिवाइडेड बाई कितना मिनट, कितना टाइम बता रहा है ये? पर मिनट। कितना बता रहा है ये? तो मिनट में कितना सेकंड होता है बेटा? 60। इज दिस क्लियर? तो मैं इसको क्या किया, 20 से ये कितने टाइम्स में कट हो जाएगा? 3 टाइम्स में। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा? 2 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें? मतलब क्या? मतलब ये कि टू कन्वर्ट आरपीएम टू रेडियन पर सेकेंड, मल्टीप्लाई द वैल्यू विथ 2 पाई बाई 60। 2 पाई बाई 60। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत इसमें? तो हम लोग यहां पर कर सकते हैं 20 रोटेशन पर मिनट 2 रेडियन पर सेकेंड, मतलब 20 इंटू 2 पाई बाई 60 विच रिजल्ट इंटू 2 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? समझ गए सभी लोग? इसको नोट डाउन कर लो, वापस बता दूं। देखो, 20 रोटेशन पर मिनट, एक रोटेशन में कितना रेडियन है बेटा? सॉरी, एक रोटेशन अगर लेते हो तो कितना रेडियन होगा? 2 पाई रेडियन। तो मैं बोला 20 रोटेशन लिया सर, तो 20 रोटेशन का मतलब बताओ कितना होगा? 20 इंटू 2 पाई रेडियन होगा क्या? बोलो, कोई दिक्कत इसमें? एंड पर मिनट बोला जा रहा है, मतलब डिवाइडेड बाय 1 मिनट। डिवाइडेड बाय 1 मिनट। तो 1 मिनट जो है, क्या ये ऐसा यूनिट है? नहीं है। इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो बताओ क्या लिखोगे? 2 पाई इंटू 2 पाई, 20 इंटू 2 पाई रेडियन एंड डिवाइडेड बाय 1 मिनट में कितना सेकंड? 60। लिख दो यहाँ 60, इतना सेकंड हो गया, मतलब इतना रेडियन पर सेकंड। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गई सभी को? सभी को समझ में आ गया?
ये बता रहा हूँ, लिख लियो इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि आपके दिमाग में ये होगा कि सर आप इसको ऐसे लिख के यहाँ पे क्यों छोड़ दिए। अब इसके आगे का बात मैं बताता हूं। देखो ये है कि क्वेश्चंस जो है वो आपको ट्विस्ट किया जाएगा, और क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जाएगा ये कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स। क्या पूछा जाएगा बेटा? फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स। देखो यहाँ पे गौर से, एक रोटेशन में कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन। रेडियन को हम लोग, जैसे कि डिग्री को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना इस तरीके से, वैसे ही रेडियन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। क्लियर? समझ में आ गई ये बात? अब देखो, अगर 2 पाई रेडियन में 1 रोटेशन, तो 1 रेडियन में कितना रोटेशन बेटा? 1/2 पाई रोटेशन। कोई दिक्कत इसमें? तो मैं बोलूंगा कि 20 पाई यदि थीटा का वैल्यू हो, थीटा का वैल्यू यदि 20 पाई हो, तो बताओ कितना रोटेशन? तो क्या करोगे तुम? इसमें तुम उसको मल्टीप्लाई कर दो, इसमें तुम उसको कर दो मल्टीप्लाई। बताओ कितना रोटेशन? 10 रोटेशन। कितना रोटेशन? मतलब दिस इज द वे वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ रोटेशन। दिस इज द वे वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ रोटेशन। क्लियर है ये चीज? देखो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखा देता हूं तुम्हें। टू फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन, स्टेप क्या फॉलो करोगे? स्टेप 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन रेडियन। स्टेप 2, डिवाइड इट विथ 2 पाई। 2 पाई से इसको डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 2 पाई से इसको डिवाइड कर दो। इट विल गिव यू नंबर ऑफ रोटेशन। इट विल गिव यू नंबर ऑफ रोटेशन। एक क्वेश्चन देखो मैं तुमसे पूछता हूं, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 1800 डिग्री, 1800 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन। फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन। बता सकते हो क्या? बोलो। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 1800 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन। बताओ, बता सकते हो या नहीं? कितना होगा? 5। हाँ, मैं क्या बोला था? डिवाइड इट विथ 2 पाई। इसका मतलब, एक सेकेंड, इसका मतलब क्या 360 डिग्री भी है? कोई दिक्कत इसमें? यदि रेडियन में वैल्यू निकाले हो तो रेडियन से डिवाइड करो, डिग्री में वैल्यू निकाले हो तो डिग्री से डिवाइड कर दो। बोलो, बात समझ में आ गई? तो मैं इसको लिखूंगा, नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाई 360। इज दिस क्लियर? तो हमारे पास ये कितना हो गया? और 20 से 100 कितने टाइम्स में कटता है? 5। तो मतलब 5 टाइम्स में 5 इज द नंबर ऑफ रोटेशन। इज दिस क्लियर? समझ में आ गई बात? इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लो। लिख लिए इस चीज को? अब देखो यहां,
अब देखो, two racing cars of masses m1 and m2 are moving in a circle of radii r1 and r2 respectively. Their speeds are such that each makes a complete revolution in the same duration of time. In the same duration of time, the ratio of the angular speed of the first to the second car is. The ratio of क्या बोल रहा है बताओ बच्चा? रेशियो ऑफ क्या बोल रहा है बताओ? एंगुलर स्पीड. एंगुलर स्पीड किस चीज पे डिपेंड करता है? एंगुलर स्पीड किस चीज पे डिपेंड कर रहा था? सदियों पहले की बात है. हम लोग टाइम पे डिस्कशन किए थे क्या? तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या है बेटा बताओ? 2 पाई बाई टी. 2 पाई बाई. और अगर टाइम पे डिपेंड करता है, दोनों का टाइम यदि सेम है, दोनों का ड्यूरेशन ऑफ टाइम यदि सेम है, तो इस दोनों का रेशियो क्या होगा बताओ? 1:2. क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गई ये बात? मतलब द एंगुलर स्पीड कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट? टाइम. इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन टाइम. सो इफ टाइम विल बी सेम, एंगुलर स्पीड विल बी सेम. इफ टाइम विल बी डिफरेंट, एंगुलर स्पीड विल बी डिफरेंट. कोई दिक्कत इसमें? चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहां. If a particle moves in a circle describing equal angles in equal interval of time, its velocity vector. तो मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं क्या है कि हम लोग देख रहे थे क्या? S इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा. S इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा. तो अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू आर इंटू डी थीटा बाई डी टी. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ds अपॉन डी टी भी इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा. ओमेगा v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा. अब देखो यहां पे बोला ये जा रहा है कि इफ ए पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स. इक्वल एंगल्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ बेटा? देखो W इज इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी. डी थीटा बाई डी टी. इक्वल इंटरवल मतलब इक्वल एंगल ये ले रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? ओमेगा इज कांस्टेंट. ओमेगा इज कांस्टेंट. ये बात समझ में आ गई? अगर ओमेगा कांस्टेंट है मतलब ओमेगा कांस्टेंट है मतलब आर जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा ही. बोलो हाँ या ना? अब इसका रिलेशन क्या है? भी के साथ है. ये दोनों अगर कांस्टेंट है तो भी कांस्टेंट होगा. ठीक है. अब देखो मुझे ये बात बता दो कि भी जो है इसका दो पार्ट होता है. एक तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और दूसरा इसके पास डायरेक्शन भी होता है. तो ये अगर कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है तो ये भी कांस्टेंट वैल्यू है. ये दीज आर ऑल द वैल्यूज. समझ में आ रही है बात? लेकिन क्या इसका डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा? डायरेक्शन बदल सकता है या नहीं ये बताओ? जैसे देखो मैं एक सर्किल ड्रॉ किया और मैं यहां पर चलना शुरू किया 20 मीटर पर सेकेंड से. यहां पर भी 20 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 20 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 20 मीटर पर सेकेंड. बोलो इसमें कोई दिक्कत? सब जगह हम लोगों की स्पीड क्या है बेटा? सेम है. लेकिन डायरेक्शन क्या सेम है? डायरेक्शन हर जगह अलग अलग है या नहीं है? है. तो हम लोगों का ये जो डायरेक्शन क्योंकि अलग अलग है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट. चेंजेज इन मैग्नीट्यूड, चेंजेज इन मैग्नीट्यूड तो नहीं होगा, चेंजेज इन डायरेक्शन. चेंजेज इन डायरेक्शन. बोलो ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? सो दिस वे यू आर गोइंग टू विजुअलाइज द थिंग. इसमें ये वाला पार्ट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो.
सभी लिख लिए इस चीज को। अब आ जाओ यहां, ओमेगा एवरेज। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज टोटल एंगल कवर्ड बाय टोटल टाइम। मतलब हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम का बात करते थे पहले वी एवरेज निकालने के लिए। सेम चीज यहां पर भी हम लोग कर रहे हैं, टोटल एंगल कवर्ड बाय टोटल टाइम। क्लियर? इस चीज को आप लोग दिमाग में रखोगे एंड देन वी कम टू द पॉइंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। आप लोग मुझे ये बताओ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन याद है आप लोगों को? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन में वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम का इक्वेशन क्या था बताओ? a इज इक्वल टू 4√x दे दिया जाए आपको और वेलोसिटी पूछा जाए, क्या पूछा जाए? वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? if starts from rest, if starts from rest to cover 2 मीटर डिस्टेंस। बोलो ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो? बोलो ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो? ये याद है आप लोगों को या नहीं? या ये बीते जमाने की बात हो गई? इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो एक बार। जो लोग नहीं बना पा रहे उन लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे रहा हूं। देखो, आप लोगों को ये याद हो शायद, एक्सीलरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे dv अपॉन dt, और साथ ही साथ हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते थे v dv बाई dx। याद आ रहा है आप लोग को? इससे हम लोगों को इक्वेशन आया था ये वाला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। और इससे हम लोग को इक्वेशन आया था कौन सा? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मैं तुमसे बोला कि इसमें ये दो इक्वेशन तुम्हारे पास है, इस दोनों में से तुम कौन सा यूज करोगे यहां के लिए? वेरी गुड, सेकेंड वाला आप लोग यूज करोगे। ये सेकेंड वाला इक्वेशन जो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कब इंपॉर्टेंट है? जब एक्सीलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। किसके टर्म में रिप्रेजेंट किया जाए? डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। यहां देखो, ये क्वेश्चन में मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं या नहीं, ये बताओ। बोलो हाँ या ना। और ये एक्सीलरेशन जो दिया है वो भी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया है, बोलो हाँ या ना। ऐसे क्वेश्चन में आप अगर ये लगाओगे तो सदियां बीत जाएंगी और क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आ गई ये चीज? तो हम लोगों को ये दोनों ही पार्ट आप लोगों को याद होना जरूरी है। इज दिस क्लियर? तो अब आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को बनाने का। बी फास्ट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लास्ट बेंच में बैठे स्टूडेंट से
आ गया? आ गया? कितना आया बताओ? ये बात समझ में आती है क्या आप लोग को, ये बताओ? हाँ, इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत इसमें? तो मैं क्या किया, वी स्क्वायर बाई टू मतलब इस टर्म में लेके आ गया। एक्स की जगह पे मैं क्या रखूंगा? टू। क्या रखूंगा मैं? जब यहाँ पे टू रखोगे आप, तो आपके सामने जो वैल्यू निकल के आएगी उसको आप लोग क्या करोगे, v के टर्म में निकाल के लेके आओगे, दैट विल बी योर आंसर। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया ये चीज? इस तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चन को डील करते हो और ये तरीका अगर आप लोगों को याद आ गया हो, तो इसी चीज को रिलेट कर दो यहां से, और इसको रिलेट करो और देखो कि जो वहां पे ए था वो अब क्या है, बताओ बेटा? अल्फा। क्या है वो? अल्फा। जो वहां पे भी था वो क्या है यहाँ पे? ओमेगा। तो मैं लिखा अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, और फिर साथ ही साथ मैं ये भी लिख रहा हूं ओमेगा टी ओमेगा बाई डी थीटा। कोई दिक्कत इसमें? सभी को समझ में आ गया है ये चीज? तो मुझे ये बात बता दो कि ये कंडीशन कब वैलिड होगा? जब अल्फा इज द फंक्शन ऑफ थीटा के फॉर्म में हो। इज दिस क्लियर? और ये कंडीशन कब वैलिड होगा? जब अल्फा इज द फंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्म में हो। ये भाषा समझ में आया क्या? कोई दिक्कत इसमें? तो जब जब टाइम का डिस्कशन हो रहा हो, फाइंड आउट द टाइम, फाइंड टाइम, मतलब इफ द टाइम इज गिवन फाइंड द वेलोसिटी, इस तरीके का चीज होगा तो ये लगा दो। और जब ऐसा कंडीशन हो इस तरीके का, कवर 2 मीटर डिस्टेंस, तो वहां पे बोलेगा 30 रेडियन डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया ये चीज? उस समय आप ये वाला कंडीशन लगाओगे। क्लियर है ये पॉइंट? समझ गए सारे लोग? इस तरीके से हम लोग इसके केसेस को सॉल्व करने वाले हैं। इसको आप लोग नोट डाउन अगर कर चुके हो, हम लोग आगे बढ़े। नाउ सी, इफ एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन। ये टर्म आप लोग समझ गए हो या नहीं? ये स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो और बताओ ये स्टेटमेंट समझे हो या नहीं? जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, ये बताओ? बढ़ेगा। और जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड घटेगा। क्या घटेगा? स्पीड घटेगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है? तो वही कंडीशन यहां पर है। अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है बेटा, तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों ही किस डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में। अगर घट रहा होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में है। ये बात समझ में आ गई? सभी को क्लियर है ये चीज? नाउ दिस इज द पार्ट। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या नहीं, ये बताओ? कर सकते हो इस चीज को? सॉल्व करो, बी फास्ट। प्रीवियस स्लाइड।
हाँ चलो। ये क्वेश्चन आप सारे लोग बना लिए हो? नहीं बना? अच्छा, तुम लोगों को क्या लग रहा है ये क्वेश्चन कैसे बनना चाहिए? जरा शेयर करो अपनी फीलिंग को। तुम्हें ये मुझे बता दो कि यहां पर ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है बेटा? कांस्टेंट। और थीटा किसके टर्म में दिया है? टाइम के टर्म में। तो मुझे निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट? तो मुझे ये बताओ ओमेगा कैसे निकालते हो? डी थीटा बाई डी टी। बोलो हाँ या ना। ये जब तुम निकाल लोगे तो तुम बताओ अल्फा कैसे निकालते हो? डी ओमेगा बाई डी टी। क्या इसको एक और चीज बोल सकते हो क्या, कि अगर अल्फा निकालना है तो क्यों ना हम लोग डबल डिफरेंशिएशन कर दें? बोलो हाँ या ना। तो 2 बार डिफरेंशिएशन करो, जो आंसर आएगा दैट इज योर आंसर फॉर द अल्फा। कोई दिक्कत इसमें? कर सकते हो इस चीज को? चलो स्टार्ट करो बनाना। बोलो बोलो। 2 गामा। आप सभी का आंसर 2 गामा आया है यार। वेरी गुड। तो अल्फा हम लोगों को आ रहा है 2 गामा। इज दिस क्लियर? चलो हम लोग चले नेक्स्ट स्लाइड पे।
ये आप सारे लोग लिख चुके? छोटा डॉन इस शो का कौन? इस चीज को आप सारे लोग लिख लिए हो? अब अब ये वाली कहानी जो है ये आप सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हो ऑलरेडी। मुझे बस थोड़ा थोड़ा डिटेल करना है एंड आप लोगों को मैं सजेशन दूंगा, बहुत अच्छा सा एकदम से ये सजेशन ले लो। वो ये है, इस चीज में अगर तुम उलझना नहीं चाहते तो तुम ओमेगा का जो वैल्यू होगा, जो रेडियन पर सेकंड में आएगा, उसको तुम भी लिखो। क्या लिखो? भी। क्या तुम लिखोगे? भी। जो इनिशियल कंडीशन देगा उसको तुम क्या लिखोगे? यू। इसको क्या लिखोगे तुम? और जो रेडियन में वैल्यू दिया रहेगा उसको तुम क्या लिख दोगे? एस। समझ में आ गया ये चीज? फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, वो देखो, ऐसे नहीं समझोगे। देखो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि A इज इक्वल्स टू dv बाई dt। ये होता था पहले? पहले क्या अभी भी हो रहा है ये चीज? और मैं अभी बोल रहा हूं ये कि dv इज इक्वल्स टू a dt। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इंटीग्रेट अगर कर देता हूं दोनों ही साइड को, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स वी गेट, दोनों ही साइड को अगर मैं इंटीग्रेट किया तो ये बन जाएगा dv इज इक्वल्स टू a इंटू dt। बोलो ये बात समझ में आ गई? तो मैं लिखा कि ये u से v जा रहा है और ये 0 टाइम से t टाइम जा रहा है। बोलो ये बात समझ में आ गई? तो मुझे ये बताओ, dv का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है बेटा? v। कहां से कहां ये इंटीग्रेट हो रहा है? u से v। और यहां पर a dt का इंटीग्रेशन करोगे तो t आ गया, 0 टू t। कोई दिक्कत इसमें? तो मेरे पास ये वैल्यू निकल के क्या आ गया बोलो? v माइनस यू इज इक्वल्स टू a इंटू टी, विच मीन्स v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये बात आप सभी को समझ में आ गई है? अब मुझे एक बात बता दो, मैं इसको एंगुलर टर्म में लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा? देखो, v के जगह पे लिख दिया मैं ओमेगा, u के जगह पे लिख दिया ओमेगा नॉट, प्लस a के जगह पे मैं लिखा अल्फा, t तो भैया t ही है। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? तो अगर मानो क्वेश्चन में दिया हो, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन हो और क्वेश्चन में ये दिया हो कि द मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम 2 रेडियन पर सेकेंड टू 20 रेडियन पर सेकेंड, देन फाइंड अल्फा इन टाइम 2 सेकेंड। इज दिस क्लियर? अगर ऐसा दे, अगर ये क्वेश्चन ऐसा दे तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि इनिशियल कंडीशन को तुम एज्यूम कर लो। इनिशियल कंडीशन को तुम एज्यूम कर लो क्या? u। क्या कंसीडर कर लो तुम? u। फाइनल कंडीशन को क्या एज्यूम कर लो बताओ? v। और ये तुम्हारे पास है t। तो तुम क्या a का वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। इसके आधार पे तुम a का वैल्यू निकाल दो, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्लियर? तो तुम्हें इस तरीके से अगर अलग अलग याद करोगे तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं रह जाएगी। ये बात समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत इसमें? तो मैं बोल रहा हूं क्या, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये एग्जैक्टली वही है जो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था। ये जो कंडीशन है वो वही है जो कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। ये कंडीशन वही है जो है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस, ये कंडीशन वही है जो एस एन एच का था, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस। कोई दिक्कत इसमें? ये सारे कंडीशंस को तुम एक बार गो थ्रू हो लो,
तुम्हें सारा चीज समझ में आ जाएगा। ये तुम पढ़े होगे, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 होता है मिड पाथ में। ये सब याद है तुम लोगों को? नहीं याद है तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, देखो। अगर यहां से तुम स्टार्ट किए जर्नी को, यहां से तुम स्टार्ट किए यू से, यहां आने के बाद तुम्हारी वेलोसिटी अगर v हो गई है, तो मिड वे, बीचों बीच जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा बेटा बताओ? रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गई ये चीज? इस तरीके से आप लोग चीजों को विजुअलाइज करोगे तो तुम उसी चीज को रिलेट कर पाओगे पुराने वाले चीजों के साथ। समझ में आ गई ये चीज? कोई दिक्कत है इसमें? बस इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लो, काइनेमेटिक्स ऑफ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी। किस बात का गुस्सा है तुम्हें मुझसे?
आगे बढ़ूं? इसको कर लो, चलो। कन्वर्जन नहीं करना है बेटा तुम्हें। मैं तुम्हें जस्ट ये बोला कि ये क्वेश्चन जो है, अगर तुम उस तरीके से बनाओगे तो इसको तुम्हें ओमेगा नॉट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बताओ? इसको तुम्हें क्या लेना पड़ेगा बताओ? ओमेगा नॉट। इसको क्या लेना पड़ेगा बेटा? ओमेगा। क्लियर? और ये रहेगा टाइम। तुम अगर ऐसे में कंफ्यूज होते हो तो इसका दूसरा तरीका यह है कि तुम इनिशियल वाले को पुराना ही इनिशियल स्पीड समझो, बाद वाले वेलोसिटी को तुम पुराना मतलब फाइनल वेलोसिटी समझ लो, और टाइम को टाइम रहने दो। तो एज जैसे निकलता है वैसे निकाल लो, जो वैल्यू आएगा वो सेम होगा। समझ में आ गया? 9 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, अब ये क्वेश्चन बनाओ जल्दी से, बी फास्ट। नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब वही हुआ, नंबर ऑफ रोटेशन। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। थर्टी सिक्स रोटेशन। नंबर ऑफ रोटेशन अब बताओ कितना होगा? नंबर ऑफ रोटेशन के लिए क्या करते थे हम लोग? डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो 20 पाई को डिवाइड कर दो 2 पाई से, निकल के आ गया 10, एंड 10 इज गोइंग टू बी योर आंसर। इज दिस क्लियर? सो दिस वे यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस।
टाइम हो गया क्या? ओके, इसको आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लो। मैं एक बार इसको कंक्लूड करता हूँ, फिर आप लोग आ जाना यहाँ पे स्लाइड पे। सो हियर वी आर गोइंग टू एंड टुडेज क्लास। और आप लोग जो भी पार्ट छूटा हो उसको लिख लेना फिर। थैंक यू।